लेस्ट्रेड जिस खबर के साथ हमारे पास आया वह इतनी गहरी और अप्रत्याशित थी कि हम तीनों बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। ग्रेगसन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसके व्हिस्की और पानी का गिलास उलट गया। मैंने चुपचाप शर्लॉक होम्स की ओर देखा, जिसके होंठ कस गए थे और भौहें उसकी गहरी सोच को जाहिर कर रही थीं। स्टैंगरसन भी, होम्स ने धीरे से बुदबुदाया। साजिश और गहरी होती जा रही है। यह पहले से ही काफी गहरी थी, लेस्ट्रेड ने कुर्सी खींचते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी युद्ध परिषद में आ गया हूं। क्या क्या आपको इस खबर पर पूरा यकीन है? ग्रेगसन ने हकबकाते हुए पूछा। मैं अभी अभी उसके कमरे से आ रहा हूं, लेस्ट्रेड ने जवाब दिया। जो हुआ है सबसे पहले मैंने देखा। हम ग्रेगसन का दृष्टिकोण सुन चुके हैं, होम्स ने कहा। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपने क्या देखा और क्या किया? मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेस्ट्रेड ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं खुले तौर पर स्वीकार करता हूं कि मैं यह मानकर चल रहा था कि स्टैंगरसन ड्रेबर की मौत में शामिल है, लेकिन इस नए घटनाक्रम ने मेरी धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। मेरे मन में सिर्फ यही सवाल था कि उस सचिव का क्या हुआ। उन्हें आखिरी बार 3 तारीख की शाम 8 बजे के आसपास ह्यूस्टन स्टेशन पर देखा गया था और रात के 2 बजे ब्रिक्सटन रोड पर ड्रेबर का शव मिला। अब मेरे सामने सवाल था कि स्टैंगरसन ने 8:30 बजे से अपराध के समय तक क्या किया और उसके बाद वह कहां गया। मैंने लिवरपूल को तार भेजा, उसका वर्णन दिया और उनसे अमेरिकी जहाजों पर नजर रखने को कहा। फिर मैंने ह्यूस्टन के आसपास के होटलों और लॉजिंग हाउस में जाकर पूछताछ शुरू की। मैंने सोचा अगर ड्रेबर और उसके साथी अलग हो गए होंगे तो स्वाभाविक रूप से वह रात बिताने के लिए कहीं आसपास रुकेगा और अगली सुबह स्टेशन लौटेगा। हो सकता है उन्होंने पहले ही मिलने की जगह तय की हो, होम्स ने टिप्पणी की। यही हुआ, लेस्ट्रेड ने जवाब दिया। मैंने कल रात पूरी कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आज सुबह जल्दी मैंने फिर से तलाश शुरू की और 8 बजे मैं लिटिल जॉर्ज स्ट्रीट स्थित हैलिडे प्राइवेट होटल पहुंचा। जब मैंने पूछा कि क्या कोई मिस्टर स्टैंगरसन यहां ठहरे हैं तो उन्होंने तुरंत कहा, बिल्कुल, वह 2 दिन से किसी सज्जन का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही होम्स की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे उसकी सोच का हर टुकड़ा अब जुड़ने लगा हो। अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और ऐसी दिलचस्प कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। जब मैंने होटल के स्टाफ से पूछा कि क्या मिस्टर स्टैंगरसन यहां ठहरे हुए हैं तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आप वही सज्जन हैं जिनका वह 2 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। वह अभी कहां है? मैंने पूछा। वह ऊपर अपने कमरे में है और उन्होंने सुबह 9 बजे जगाने के लिए कहा है। मैं अभी उनसे मिलना चाहूंगा, मैंने कहा। मुझे लगा कि मेरी अचानक उपस्थिति उनके नर्वस सिस्टम को झकझोर सकती है और वह कुछ अनजाने में ऐसा बोल सकते हैं जो अहम हो। होटल का एक कर्मचारी, जिसे बूट्स कहा जाता था, मुझे उनके कमरे तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। यह कमरा दूसरी मंजिल पर था और वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा गलियारा था। बूट्स ने मुझे दरवाजा दिखाया और वापस जाने वाला था कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे विचलित कर दिया, जबकि मुझे 20 साल के अनुभव में बहुत कुछ देखने की आदत थी। दरवाजे के नीचे से लाल रंग की एक पतली धार बह रही थी, जो गलियारे के पार लहराते हुए दूसरी तरफ एक छोटे से तालाब जैसी बन गई थी। मैंने जोर से चीख मारी, जिससे बूट्स वापस दौड़ आया। उसने यह देखा और लगभग बेहोश ही हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन हमने कंधे लगाकर उसे तोड़ दिया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के पास ही रात के कपड़ों में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। वह पूरी तरह ठंडा और अकड़ा हुआ था। जब हमने उसे पलटकर देखा तो बूट्स ने तुरंत उसे पहचान लिया। यह वही आदमी था जिसने इस होटल में जोसेफ स्टैंगरसन के नाम से कमरा लिया था। मौत का कारण उसके बाईं तरफ गहरे घाव से हुआ था, जो सीधे दिल में चुभा था। और अब इस मामले का सबसे अजीब हिस्सा सामने आया। लेस्ट्रेड ने पूछा, आपको क्या लगता है मृत व्यक्ति के ऊपर क्या था?
इससे पहले कि शर्लॉक होम्स जवाब देते, मुझे शरीर में एक ठंडक और एक भयानक पूर्वाभास महसूस हुआ। रक्त से लिखा हुआ शब्द रेच। होम्स ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल यही, लेस्ट्रेड ने भयभीत स्वर में कहा। कुछ देर के लिए कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। इस अनजान कातिल के कृत्य इतने व्यवस्थित और फिर भी इतने विचित्र थे कि उन्होंने उसके अपराधों को और भी भयावह बना दिया। होटल के पीछे की गली से गुजरते हुए एक दूध बेचने वाले लड़के ने देखा कि एक सीढ़ी जो आमतौर पर वहीं पड़ी रहती थी, दूसरी मंजिल की खिड़की के सहारे खड़ी थी। खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। लड़के ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक आदमी उस सीढ़ी से नीचे उतरता दिखाई दिया। वह इतनी शांति और सहजता से नीचे उतरा कि लड़के को लगा कि वह होटल में काम करने वाला कोई बढ़ई या कारपेंटर है। लड़के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस यह सोचा कि काम शुरू करने के लिए सुबह का समय थोड़ा जल्दी है। लड़के को इतना जरूर याद है कि वह आदमी लंबा था, उसका चेहरा लालिमा लिए हुए था और उसने भूरे रंग का लंबा कोट पहना हुआ था। ऐसा लगता है कि वह हत्या के बाद कुछ समय तक कमरे में रुका होगा, क्योंकि हमने बेसिन में खून से सना हुआ पानी पाया जिससे उसने अपने हाथ धोए थे, और बिस्तर की चादरों पर ऐसे निशान थे जैसे उसने अपने चाकू को जानबूझकर पोंछा हो। मैंने शर्लॉक होम्स की ओर देखा जब मैंने कातिल का यह विवरण सुना, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले ही अनुमान लगाया। लेकिन होम्स के चेहरे पर न तो खुशी का कोई भाव था और न ही संतोष का। क्या आपको कमरे में कुछ ऐसा मिला जो कातिल का सुराग दे सके? होम्स ने पूछा। कुछ भी नहीं, लेस्ट्रेड ने कहा। स्टैंगरसन की जेब में ड्रेबर का पर्स जरूर था, लेकिन यह सामान्य बात थी क्योंकि भुगतान का काम वही करता था। पर्स में 80 पाउंड से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं किया गया। इस अजीबोगरीब अपराध के पीछे चोरी मकसद तो बिल्कुल नहीं है। मृत व्यक्ति की जेब में सिर्फ एक टेलीग्राम मिला जो करीब 1 महीने पहले क्लीवलैंड से भेजा गया था। उसमें लिखा था JH यूरोप में है। इस संदेश पर किसी का नाम नहीं लिखा था। और कुछ? होम्स ने पूछा। कुछ खास नहीं। मृतक का उपन्यास जिसे वह पढ़ते हुए सो गया था बिस्तर पर रखा था। उसकी पाइप पास की कुर्सी पर थी। टेबल पर पानी का गिलास रखा था और खिड़की की सिल पर एक छोटा सा टूटा हुआ मरहम का डिब्बा था जिसमें कुछ गोलियां थीं। यह सुनते ही शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी का भाव साफ झलक रहा था। आखिरी कड़ी मिल गई, उसने उत्साह से कहा। मेरा केस पूरा हो गया। दोनों जासूस हैरानी से उसे देखने लगे। अब मेरे पास वो हर धागा है जिसने इस गुत्थी को उलझाया हुआ था, होम्स ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि अभी भी कुछ छोटे छोटे विवरण बाकी हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित हूं कि ड्रेबर और स्टैंगरसन के बीच स्टेशन पर जो कुछ हुआ और फिर स्टैंगरसन की लाश मिलने तक जो भी घटनाएं घटी, वे सब जैसे मेरी आंखों के सामने हो रही हों। शर्लॉक होम्स ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अब आपको अपने ज्ञान का प्रमाण दूंगा। क्या आप उन गोलियों को ला सकते हैं? हां, मेरे पास हैं, लेस्ट्रेड ने कहा और एक छोटी सी सफेद डिब्बी निकालते हुए बताया। मैंने इन्हें पर्स और टेलीग्राम को पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रखने के इरादे से लिया था। यह सिर्फ संयोग था कि मैंने इन गोलियों को ले लिया क्योंकि मुझे इनमें कोई खास महत्व नहीं दिखा। इन्हें मुझे दीजिए, होम्स ने कहा। फिर मेरी ओर मुड़कर पूछा, डॉक्टर, क्या ये सामान्य गोलियां हैं? वे निश्चित रूप से सामान्य गोलियां नहीं थीं। उनका रंग मोती जैसा ग्रे था, आकार में छोटी, गोल और रोशनी में लगभग पारदर्शी। मैंने कहा, इनकी हल्केपन और पारदर्शिता को देखते हुए मुझे लगता है कि ये पानी में घुलने वाली हैं। बिल्कुल सही, होम्स ने जवाब दिया। अब क्या आप नीचे जाकर उस छोटे से टेरियर कुत्ते को ले आएंगे जो लंबे समय से बीमार है और जिसे मकान मालकिन ने कल आपके द्वारा दर्द से मुक्त करने का अनुरोध किया था? मैं नीचे गया और उस कुत्ते को अपनी बाहों में ऊपर ले आया। उसकी धीमी सांसें और मटमैली आंखें ये साफ कर रही थीं कि उसका अंत निकट है। वास्तव में उसकी सफेद होती थूथनी
उसके जीवन की सीमाओं को पार कर जाने का संकेत दे रही थी। मैंने उसे एक गलीचे पर रखे कुशन पर लिटा दिया। अब मैं इन गोलियों में से एक को आधा काटूंगा, होम्स ने कहा और अपनी पेन का नाइफ निकालकर तुरंत कार्रवाई की। आधा हिस्सा हम डिब्बी में वापस रख देंगे और दूसरा आधा मैं इस वाइन ग्लास में डालूंगा जिसमें 1 चम्मच पानी है। आप देख सकते हैं डॉक्टर सही थे और यह तुरंत घुल गया। यह काफी दिलचस्प हो सकता है, लेस्ट्रेड ने थोड़े खिन्न स्वर में कहा, मानो उसे लग रहा हो कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन मुझे अब भी नहीं समझ आता कि इसका मिस्टर जोसेफ स्टैंगरसन की मौत से क्या लेना देना है। धैर्य रखिए मेरे दोस्त, धैर्य, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। आप समय आने पर समझेंगे कि इसका इस मामले से गहरा संबंध है। अब मैं इस मिश्रण में थोड़ा दूध डालूंगा ताकि इसे पीना आसान हो सके और इसे कुत्ते के सामने रखूंगा। देखते हैं क्या होता है। होम्स ने वाइन ग्लास का मिश्रण एक तश्तरी में डाला और उसे कुत्ते के सामने रखा। कुत्ते ने उसे झट से चाट लिया। शर्लॉक होम्स की गंभीरता ने हमें इतना प्रभावित किया कि हम सब चुपचाप बैठकर जानवर को ध्यान से देखने लगे, यह सोचते हुए कि कुछ चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुत्ता गलीचे पर वैसे ही पड़ा रहा। उसकी सांसें धीमी और भारी थी। उसने मिश्रण का कोई प्रभाव नहीं दिखाया। न तो उसकी स्थिति बेहतर हुई और न ही बदतर। होम्स ने अपनी घड़ी निकाली और जैसे जैसे समय बीतता गया और कोई परिणाम नहीं आया, उसके चेहरे पर निराशा और हताशा की गहरी छाया उभर आई। वह अपने होठों को काट रहा था, मेज पर अपनी उंगलियां पटक रहा था और हर वह संकेत दे रहा था जो उसकी बेचैनी को जाहिर कर रहे थे। उसकी भावनाएं इतनी तीव्र थीं कि मुझे उसके लिए सच्ची सहानुभूति महसूस हुई, जबकि दोनों जासूस उसकी असफलता पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दे रहे थे। यह महज संयोग नहीं हो सकता, आखिरकार होम्स ने अपनी कुर्सी से उछलते हुए कहा और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। यह संभव नहीं है कि यह सिर्फ एक संयोग हो। वे गोलियां जिन पर मैंने ड्रेबर के मामले में शक किया था, स्टैंगरसन की मौत के बाद भी मिली और फिर भी वे बेअसर हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? यकीनन मेरी पूरी तर्क श्रृंखला गलत नहीं हो सकती। यह असंभव है और फिर भी यह अभागा कुत्ता ठीक है। अरे मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। एक विजयी चीख के साथ वह तुरंत बॉक्स की तरफ दौड़ा, दूसरी गोली निकाली, उसे 2 हिस्सों में काटा, घोल बनाया, उसमें दूध मिलाया और टेरियर को पेश किया। दुर्भाग्यपूर्ण कुत्ते की जीभ मुश्किल से उस घोल को छू पाई थी कि उसका पूरा शरीर एक तेज झटके के साथ कांप उठा और वह वहीं सख्त और निर्जीव गिर पड़ा, जैसे बिजली का झटका लगने से मरा हो। शर्लॉक होम्स ने एक लंबी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। मुझे अपनी सोच पर और विश्वास होना चाहिए, उसने कहा। मुझे अब तक यह पता होना चाहिए था कि जब कोई तथ्य किसी लंबे तर्क के खिलाफ प्रतीत होता है तो वह आमतौर पर किसी और व्याख्या के योग्य साबित होता है। उस बॉक्स में मौजूद 2 गोलियों में से एक सबसे जहरीली थी और दूसरी पूरी तरह से बेअसर। मुझे यह पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसका यह अंतिम बयान इतना चौंकाने वाला था कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहां पड़ा हुआ मृत कुत्ता इस बात का सबूत था कि उसकी सोच बिल्कुल सही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में छाया कोहरा धीरे धीरे साफ हो रहा है और मुझे सच्चाई की हल्की सी झलक मिलने लगी थी। यह सब आपको अजीब लग रहा होगा, होम्स ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि आप जांच की शुरुआत में उस एकमात्र वास्तविक सुराग की अहमियत को समझ नहीं पाए जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैंने उस सुराग को पकड़ लिया और तब से जो कुछ भी हुआ उसने मेरी प्रारंभिक धारणा को और मजबूत किया है और उसे तर्क संगत रूप से सिद्ध किया है। यही कारण है कि जिन चीजों ने आपको भ्रमित किया और मामले को और पेचीदा बना दिया, उन्होंने मुझे इसे समझने में मदद की और मेरे निष्कर्षों को मजबूत किया। अजीब घटनाओं को रहस्य समझने की गलती मत कीजिए, होम्स ने कहा। अक्सर सबसे साधारण अपराध ही सबसे रहस्यमय होते हैं।
क्योंकि वे कोई नई या खास विशेषता नहीं पेश करते जिनसे निष्कर्ष निकाला जा सके। अगर इस हत्या में ये असाधारण और सनसनीखेज चीजें नहीं होती तो इसे सुलझाना और भी कठिन होता। ये विचित्र विवरण बजाय मामले को कठिन बनाने के इसे सरल बनाने में मददगार साबित हुए हैं। ग्रेगसन, जो अब तक धैर्य से सुन रहा था, आखिरकार अपने आप पर काबू नहीं रख सका। सुनिए मिस्टर शर्लॉक होम्स, उसने कहा, हम मानते हैं कि आप एक होशियार आदमी हैं और आपके काम करने के अपने तरीके हैं, लेकिन अब हमें सिर्फ आपकी थ्योरी और भाषण की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है असली आदमी को पकड़ने का। मैंने अपना केस बनाया था और अब लगता है मैं गलत था। युवा चारपेंटियर इस दूसरे मामले में शामिल नहीं हो सकता। लेस्ट्रेड अपने आदमी स्टैंगरसन के पीछे गया और वह भी गलत निकला। आपने यहां वहां संकेत दिए हैं और ऐसा लगता है कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप हमें सीधे बताएं कि आप इस मामले के बारे में कितना जानते हैं। क्या आप उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसने यह किया? मुझे लगता है कि ग्रेगसन सही कह रहा है सर, लेस्ट्रेड ने कहा। हम दोनों ने अपनी कोशिश की और हम दोनों असफल रहे। आपने कमरे में आते ही कई बार कहा कि आपके पास सारे सबूत हैं जो आपको चाहिए। अब आप इसे और ज्यादा छुपा नहीं सकते। अगर हम हत्यारे को गिरफ्तार करने में देरी करेंगे, मैंने कहा, तो यह उसे और कोई नया अपराध करने का मौका दे सकता है। हम सबके इस दबाव के बाद होम्स ने थोड़ी अस्थिरता के संकेत दिखाए। वह कमरे में इधर उधर चलता रहा। उसका सिर झुका हुआ था और भौहें गहरी सोच में सिकुड़ी हुई थीं, जैसा कि वह अक्सर सोच में खो जाने पर करता था। अब और हत्याएं नहीं होंगी। आखिरकार उसने अचानक रुकते हुए और हमारी ओर मुड़कर कहा, आप इस बात को दिमाग से निकाल सकते हैं। आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं हत्यारे का नाम जानता हूं। हां, मुझे उसका नाम पता है, लेकिन सिर्फ नाम जानना कोई बड़ी बात नहीं है। असली ताकत तो उसे पकड़ने में है, और यह मैं बहुत जल्द करने की उम्मीद करता हूं। मुझे भरोसा है कि मैं अपनी योजना के जरिए इसे संभाल लूंगा। लेकिन यह बहुत ही नाजुक मामला है, क्योंकि हमें एक चतुर और हताश आदमी से निपटना है, जिसे किसी और का समर्थन भी मिला हुआ है। जितनी देर तक इस आदमी को यह अंदाजा नहीं होगा कि किसी के पास कोई सुराग है, उसे पकड़ने का मौका है। होम्स ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वह अपना नाम बदल लेगा और इस महानगर के 4 मिलियन निवासियों के बीच तुरंत गायब हो जाएगा। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा कि ये लोग आधिकारिक पुलिस बल से कहीं ज्यादा चालाक और मजबूत हैं। यही वजह है कि मैंने आपकी मदद नहीं मांगी। अगर मैं असफल हो जाता हूं तो इस चूक का सारा दोष मुझ पर होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। फिलहाल मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मैं आपसे संपर्क कर सकता हूं बिना अपनी योजना को खतरे में डाले, मैं ऐसा जरूर करूंगा। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड होम्स की इस सफाई और पुलिस बल की आलोचना से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखे। ग्रेगसन का चेहरा लाल हो गया था और लेस्ट्रेड की छोटी छोटी आंखें जिज्ञासा और नाराजगी से चमक रही थीं। हालांकि वे कुछ कह पाते, इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। स्ट्रीट अरब्स के प्रवक्ता छोटा विगिंस अंदर आया। उसका दुबला पतला और थोड़ा गंदा सा व्यक्तित्व कमरे में कदम रखते ही झलक रहा था। सर, गाड़ी नीचे तैयार है, उसने अपनी टोपी को छूते हुए कहा। शाबाश लड़के, होम्स ने सहजता से कहा। तुम्हें स्कॉटलैंड यार्ड में यह तरीका क्यों नहीं सिखाया जाता? उसने आगे कहा और अपने दराज से स्टील के हथकड़ी का एक जोड़ा निकाला। देखो, ये कितनी खूबसूरती से काम करती है, एक पल में बंद हो जाती है। पुराने तरीके भी ठीक हैं, लेस्ट्रेड ने कहा। अगर हम सही आदमी को ढूंढ पाए तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, होम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैबमैन मेरे बक्सों को उठाने में मेरी मदद कर सकता है। विगिंस, उसे ऊपर बुला दो। मैं यह देखकर हैरान था कि मेरा साथी इस तरह बोल रहा था जैसे वह कहीं जाने वाला हो, जबकि उसने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। कमरे में एक छोटा सा बक्सा था जिसे उसने बाहर निकाला और बांधना शुरू कर दिया। वह अभी अपने काम में व्यस्त ही था कि कैबमैन कमरे में दाखिल हुआ। इस बकल को बांधने में मेरी मदद करो कैबमैन,
होम्स ने बिना सिर उठाए कहा। बढ़ा और बकल बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक तेज क्लिक की आवाज हुई, धातु की खनखनाहट सुनाई दी और शर्लॉक होम्स एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। महाशयो, उसने चमकती आंखों के साथ कहा, मैं आपको मिस्टर जेफरसन होप से मिलवाता हूं, जो एनोच ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन का हत्यारा है। पूरा वाकया पल भर में हुआ इतनी तेजी से कि मुझे इसे समझने का समय तक नहीं मिला। वह क्षण आज भी मेरी स्मृति में जीवंत है। होम्स के विजय से भरे चेहरे का भाव, उसकी गूंजती आवाज और कैबमैन का भौचक्का और क्रूर चेहरा जब उसने अपनी कलाई पर चमकती हथकड़ियों को देखा। ऐसा लग रहा था मानो ये हथकड़ियां जादू से उसके हाथों पर चढ़ गई हों। कुछ पल के लिए हम सब जैसे पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे। फिर एक गुस्से से भरी दहाड़ के साथ कैदी ने खुद को होम्स की पकड़ से छुड़ाया और खिड़की से बाहर कूद गया। लकड़ी और कांच उसके रास्ते में टूट गए, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह बाहर निकल पाता, ग्रेगसन, लेस्ट्रेड और होम्स उस पर शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। उसे वापस कमरे में खींच लाया गया और फिर एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। वह इतना शक्तिशाली और उग्र था कि उसने बार बार हम चारों को अलग कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मिर्गी के दौरे जैसी ताकत आ गई हो। खिड़की के कांच से गुजरने के कारण उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन खून बहने के बावजूद उसकी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार लेस्ट्रेड ने उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उसे आधा गला घोंट दिया और उसे यह एहसास कराया कि उसका संघर्ष बेकार है। इसके बावजूद हमें तब तक संतुष्टि नहीं हुई जब तक हमने उसके हाथ और पैर को मजबूती से नहीं बांध दिया। यह सब हो जाने के बाद हम सब हांफते और पसीने से लथपथ खड़े हो गए। उसकी गाड़ी हमारे पास है, शर्लॉक होम्स ने कहा। यह उसे स्कॉटलैंड यार्ड ले जाने के लिए काम आएगी। और अब दोस्तों, उसने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा, हमने अपनी छोटी सी रहस्य गुत्थी को सुलझा लिया है। अब आप मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इस बार मैं उन्हें जवाब देने से इनकार नहीं करूंगा। तो इस तरह हमारी कहानी ने अपने अंजाम तक पहुंचते हुए हर रहस्य को उजागर किया। अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी हो और आप हमारी अगली कहानियों का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा।